नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बात करेंगे कोरोना महामारी के लिए। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली के सोलन सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का आज कोरोना के कारण निधन हो गया है। दल बहादुर कोरी यूपी के चौथे विधायक हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई है। इससे पहले औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर, लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश श्रीवास्तव, बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार का भी कोरोना के कारण ही निधन हो चुका है। आज सुबह दल बहादुर कोरी का निधन हुआ। रायबरेली सलोन से बीजेपी के विधायक हैं ये और कोरोना से पीड़ित थे। अस्पताल में इलाज चल रहा था। 4 विधायकों का अब तक कोरोना से निधन हो चुका है। रायबरेली की सलोन सीट से विधायक दल बहादुर कोरी का आज सुबह निधन हुआ है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या केस बिगड़ गया था जिसकी वजह से निधन हुआ है? क्या बताया जा रहा है वजह? देखिए, दल बहादुर कोरी जो थे वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उनकी उम्र तो थी और स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याएं भी थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना से संक्रमित हो गए थे उनका सीटी वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग था और उसी के चलते वो जो रिकवर होना था वो रिकवर नहीं हो पाए और वो अपनी जो अंतिम सांसें उन्होंने आज सुबह ली। कोशिश जरूर डॉक्टरों ने की बहुत बचाने की और सुविधाएं देने की, हालांकि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उनकी इलाज में कोई कमी हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चौथे विधायक की मौत हुई है वो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक, पूर्व मंत्री और सांसद तक लिख चुके हैं अपने मुख्यमंत्री को कि इतने हालत खराब है और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो कम है और इनकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो एक तरीके से बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इस तरह की जो स्थिति है उसका भी नतीजा है कि इस तरह लोगों की जानें चली जा रही, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सामान्य व्यक्ति को तो इलाज मिलने में ही मुश्किल है और इलाज मिलने के बाद भी इस तरह की अगर घटनाएं हो रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। हालांकि नेहा, पिछले कुछ वक्त में उत्तर प्रदेश में हालात थोड़े सुधरे हैं, नंबर्स भी घटे हैं और उम्मीद की जा रही कम होंगे आगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद हालात उत्तर प्रदेश में। हालांकि थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी से जंग बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में वैक्सीनेशन बड़े हथियार के रूप में सामने आया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के हालात की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, टीकाकरण में लगे किसी कर्मचारी को दूसरे काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने कई राज्यों के सीएम को फोन कर उन राज्यों में कोरोना का हाल जाना। मेड इन इंडिया वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, इस विषय में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोरोना से जीतना है तो लगाओ टीका। जनवरी में जब से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, पीएम मोदी लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वो खुद टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। कल एक बार फिर कोविड की समीक्षा बैठक में उन्होंने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत टॉप केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में पीएम ने कहा, लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। लॉकडाउन होने के बावजूद लोगों को टीका लगना चाहिए। टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों को किसी और कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। एक तरफ पीएम टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीकाकरण केंद्रों की हालत खस्ता है। वैक्सीन की कमी की वजह से रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वैक्सीन सेंटर पर आकर लोग लौटने को मजबूर हो रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में वैक्सीन ही बचाव है। अब 18+ को लेकर वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लंबी कतार है। जो 18+ के लोग हैं उनके लिए ये कतार लगी हुई है। हालांकि अभी भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई। जो स्टॉक हमने अंदर पूछा, उनके मुताबिक उनके पास आज 300 लोगों के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक आया है, जिसमें से 100 जो है वो 18+ के लिए है और बाकी जो 200 का स्टॉक है वो 45+ और दूसरे डोज के लिए।
जाहिर है सबसे बड़ी जरूरत टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने की है। बैठक में पीएम ने टीकाकरण और अगले कुछ महीनों में टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रोड मैप की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया कि राज्यों को तकरीबन 17.7 करोड़ टीके की आपूर्ति की गई है और 45 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 31% लोगों को कम से कम एक खुराक दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर कोविड के हालात की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बात की, लेकिन पीएम फोन कॉल के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया उससे कोरोना से जंग सियासी जंग में तब्दील हो सकती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। कोविड की दूसरी लहर प्रचंड होने के बाद पीएम मोदी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह पीएम पर सीधे सवाल उठाए हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से शरद कुमार जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुणाल हैं, वहीं मुंबई से सौरभ वक्तानिया है। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हुए वैक्सीन की कमी और मुंबई में जिस तरीके से केसेस घटे हैं उसे लेकर अब आगे की रणनीति क्या है सरकार की? किस तरीके की तैयारी है? यही मॉडल पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू किया जाता जो इस वक्त मुंबई में देखा जा रहा है? देखिए, मुंबई की अगर जो बात करें तो नेहा उसके अपने कुछ पहलू है। जैसे सबसे पहले हम बता दें कि टेस्टिंग अभी भी काफी कम हो रही है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए नेहा, बीएमसी कमिश्नर खुद कहते हैं कि 40 से 45 हजार की टेस्टिंग हर दिन की होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं हो पा रही है। दूसरी अगर जो बात करें तो अब थर्ड वेव के लिए पूरी तरीके से तैयार होना है और उसके लिए जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का जो काम है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, पूरे महाराष्ट्र में 150 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का जो ऑर्डर है वो दिया गया है। उसमें से 40 ऑक्सीजन प्लांट्स को बनाने का काम अभी तक शुरू भी हो चुका है। रेमडेसिविर के लिए 3 लाख रेमडेसिविर का जो है वो ऑर्डर दिया जा चुका है। अब महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कल सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को जो 12 करोड़ डोजेस चाहिए वो कोविशील्ड, बायोटेक या स्पुतनिक वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए अब जो फॉरेन की वैक्सीन है उसे परमिशन दे देनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बाकी की जो वैक्सीन कंपनी है उन पे थोड़ा लोड कम हो जाएगा। तो इस तरह से कैसे ना कैसे ये तो एक वेव निकल जाए, लेकिन जो थर्ड वेव आ रही है उसका खतरा बना हुआ है, तो उससे किस तरीके से बचना है उसकी पूरी तैयारी पूरी जोर से चल रही है। बिल्कुल, शरद का रुख करेंगे। शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। शरद, हमने देखा है किस तरीके से लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है राजस्थान में। एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी काफी ज्यादा कवायद है, क्योंकि आपको एक पास चाहिए होगा या फिर एक ऐसी ठोस वजह जिससे आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर सके। देखिए, ये जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से लॉकडाउन तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि पहले राहुल गांधी लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे इसका नाम लॉकडाउन नहीं दिया गया था। जब राहुल गांधी ने लॉकडाउन का समर्थन किया है तो इसका नाम बदल कर लॉकडाउन कर दिया गया है और शादियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि सड़कों पर यहाँ पर पुलिस आपको दिखाई देगी, लेकिन ट्रैफिक में कमी नहीं आई है, इसलिए कि 10 मई सुबह 5 बजे से ये लॉकडाउन सख्ती से लागू होगा। और जहाँ पर जो शादियां हैं वो 31 मई तक बंद कर दी गई है। अगर किसी को शादी करना है तो घर में 11 लोगों की इजाजत होगी, उसके लिए भी सरकार को बताना होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए परमिशन की जरूरत होगी। औद्योगिक जो इकाइयां हैं वहां पर मजदूर काम करेंगे तो उनके लिए पासेस बनेंगे। इसके अलावा फल सब्जी की जो दुकानें हैं सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। तो इस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। हालत यह है कि अस्पतालों में भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में कोई जगह नहीं बची है, निजी अस्पताल हाथ खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में 36% कोरोना फैल चुका है। गांव-गांव में हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसीलिए सरकार अब जागी है और गांव में जो शादियों की वजह से हाहाकार मच रहा था उसे रोकने की कोशिश की जा रही है।
देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोग कम से कम बाहर निकलें, लेकिन इसके बावजूद कम से कम कोशिश तो की जा रही है। और वहां पर पहले लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया, अब लॉकडाउन इसे कहा जा रहा है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, दिल्ली में केसेस का कम होना कहीं ना कहीं बड़ी वजह, इसके पीछे टेस्टिंग का कम होना भी है। सरकार अब भी लीपापोती आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। ये कवायद जो सरकार की तरफ से इन सभी चीजों को ढकने छुपाने की कोशिश होती है, इससे किसका फायदा होता है? इससे सिर्फ आंकड़ों में कमी आती है, लेकिन जमीनी हकीकत से तो हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल, और दिल्ली में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा जो आपके ये संवेदनशील भी कह सकती है, अभी भी बहुत अफरा तफरी है। कल ही हमने दिखाया कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी मारामारी लगातार चल रही है, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक राहत की बात है, आंकड़े तो जो टेस्ट है जिस तरीके से 1 लाख से ऊपर होने चाहिए थे वो तो अभी भी 1 लाख से कम हो रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% से पहली बार लगभग 10-12 दिनों में कम हुआ है। 24.6% के आसपास रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। 3 फैसले महत्वपूर्ण लिए गए हैं कल। पहला फैसला लिया गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो भी आएगा उनको 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। दूसरा जो फैसला है वो ये लिया गया है कि जो एम्बुलेंस है, जो हमने अपनी खबर दिखाई थी उसमें ये था कि एम्बुलेंस अपने मनमानी रकम वसूल रहे थे, उस पर पाबंदी लगाने के लिए रेट फिक्स किए गए हैं। और तीसरा जो है वो है कि 24 घंटे जहां पर टेस्ट सेंटर्स है वो खुले रहेंगे। एंटीजन टेस्ट आप करवा सकते हैं, अगर एंटीजन में आप पॉजिटिव पाए गए तो फिर जाकर के RT-PCR टेस्ट होगा। तो ये 3 बड़े फैसले हैं। उम्मीद ये है कि आने वाले 1 आध दिन में जो लॉकडाउन है उस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है कि उसको अगले 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी फैसले ले रही है सरकार और कोशिश कर रही है कि जो उस पर आरोप लग रहा है आंकड़ों को छुपाने का, उससे बाहर निकले, टेस्ट और बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जानकारी देते हुए किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कैसे संक्रमण पर लगाम लगाई जाए, ये सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर का जो हाल इन दिनों दिख रहा है उससे डर यही कि कहीं ये कोरोना के अड्डों में तब्दील ना हो जाए। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग एक दूसरे से बेहद करीब घंटों खड़े हो रहे हैं, कई जगहों पर धक्का मुक्की का आलम है। ऐसे में सवाल यही कि क्या टीका केंद्र अगली लहर की वजह तो नहीं बनने जा रहे? मुंबई का BKC वैक्सीनेशन सेंटर, जहां वैक्सीन लगवाने आई ये भीड़ सारे देश को डरा रही है। सवाल सीधा है, क्या वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना विस्फोट की बड़ी वजह बनने वाले हैं? पश्चिम बंगाल का आसनसोल, जिसके ESI अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने पर हंगामा हो गया। सवाल यह है, क्या कोरोना की अगली लहर टीकाकरण केंद्रों में बद इंतजामी की वजह से आएगी? कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को वैक्सीन की ताकत का एहसास करवा दिया है। ऐसे लोग हर काम छोड़कर टीका लगवाने के मिशन में जुट गए हैं, लेकिन बदले में उन्हें निराशा हाथ लग रही है। तो क्या जिस कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, वहीं वो उसके शिकार होने वाले हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने की जल्दबाजी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, जबकि ऐसा करना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मुंबई के दादर में भी टूटता मिला, जहां 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन देखिए, वैक्सीन लगवाने की चिंता में लोग सामाजिक दूरी का नियम कैसे भूल गए हैं। देश में वैक्सीनेशन सेंटर किस तरह से कोरोना का अड्डा बन सकते हैं, उसे महाराष्ट्र के ही बीड की तस्वीर से समझिए, जहां कोरोना का टीका लगवाने आए लोग लाठी चार्ज में फंस गए। CCTV की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस एक नौजवान को मार रही है, जिससे वैक्सीन लगवाने आए बुजुर्ग और महिलाएं सकते में आ गए। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोग सुबह से ही केंद्र पर मास्क लगाकर तो पहुंच गए, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग गायब मिली।
लोग कोरोना के खतरे के बीच घंटों ऐसे ही एक दूसरे के करीब खड़े होने को मजबूर हैं, ताकि चाहे जैसे भी हो बस वैक्सीन लग जाए। जिस भारत में सबसे ज्यादा टीके बनते हो, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान चलते हो, उस देश में वैक्सीनेशन सेंटर मछली बाजार बन गए हैं, जहां सिर्फ हंगामा और मायूसी है। ये पश्चिम बंगाल का आसनसोल है, जिसके वैक्सीनेशन सेंटर में देश के बाकी दूसरे राज्यों की तरह उतनी ही अव्यवस्था है। सवाल ये है, क्या बंगाल में रैली और रोड शो के बाद वैक्सीन लगवाने का ये सरकारी कार्यक्रम कोरोना का संक्रमण फैलाने वाला है? जयपुर के गांधीनगर के इस टीकाकरण केंद्र में तो बाकायदा वैक्सीन खत्म होने का बैनर ही लगा दिया गया। जयपुर की तरह भोपाल के वैक्सीनेशन सेंटर भी वैक्सीन की कमी से दो चार दिखे। भोपाल के तुलसी नगर टीकाकरण केंद्र पर 18 साल से ऊपर के कई लोग वैक्सीन लगवाने आए, लेकिन उन्हें मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारों को हर मोर्चे पर बेनकाब कर दिया है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर वैक्सीन की खुराक, जनता को इसे जुटाने के लिए कोरोना के खतरे के बीच छोड़ दिया गया है। मुंबई से मुस्तफा शेख, भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से देवंकुर वधावन और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों की बेहाली भी सामने आ रही है। बिहार के सहरसा जिले में एक चमचमाता अस्पताल दिखाई दिया, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ये कोविड का अस्पताल है, लेकिन अस्पताल के गेट पर ताला लगा हुआ है। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि या तो ये 5 स्टार होटल है या फिर कोई कॉरपोरेट दफ्तर, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सरकारी अस्पताल है, वो भी कोविड-19 अस्पताल। कोरोना काल में जहां अस्पतालों के बाहर मरीजों का तांता है, लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में बने इस चमचमाते 5 स्टार सरकारी अस्पताल पर ताला जड़ा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहां पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर, यानी अस्पताल के तौर पर यहां पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम यहाँ अभी आए हैं तो हमने इसे खुलवाया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें, जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए पिछले साल इस भव्य इमारत में सरकारी अस्पताल खोला गया था। तय किया गया था कि इसमें खास तौर पर कोविड-19 मरीजों का ही इलाज होगा, लेकिन बिहार का ये इकलौता ऐसा कोविड अस्पताल है जहां पर ताला बंद है। ताला खुलवाकर इस अस्पताल के भीतर हमारे संवाददाता गए तो हैरान रह गए। हमने देखा कि ये अस्पताल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये अस्पताल 60 बेड का है। इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक केटल रखा गया है, पीने के साफ पानी का भी यहाँ पर इंतजाम है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, लेकिन फिलहाल इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मरीज नहीं मिल रहे हैं जिन्हें इन सब चीज़ की ज़रूरत हो। और ऐसे में जो ये अस्पताल है फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी चौंकाने वाली बात है। इस चमचमाते अस्पताल में किसी का इलाज नहीं होता। अगर कोई मरीज आता है तो उसे जिला मुख्यालय भेज दिया जाता है। बहाना है डॉक्टरों की कमी का। संसाधन को कमी नहीं है, बेड हम लोग के पास है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर उपलब्ध है। केवल अभी अब डॉक्टर जो है उस स्तर का हम लोग के पास कमी है। यहाँ पर कितने डॉक्टर पूरे
पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है। इस बीच केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई तो है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। साथ ही ये भी मांग कर डाली कि दिल्ली को मिल रही ऑक्सीजन में अब कोई कटौती ना हो। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लेकर राजी नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैडम ये देखिए क्या तो रहे करने के तो चलने की हालत है इसकी क्या? हमें बेड नहीं चाहिए, कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए ताकि उनका कम से कम जान तो बचे। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की सांसों पर आफत बनी हुई है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लगातार ये सवाल बना हुआ है कि इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत की खबरें राजधानी से आ रही हैं, जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक जा चुकी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की उखड़ी सांसों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। इससे पहले दिल्ली को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि 4 अप्रैल को किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपनी अपनी दलीलें दी। केंद्र सरकार का जहां यह कहना था कि वो अधिकतम सप्लाई कर रही है और पिछले दिनों उन्होंने 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई की भी है, लेकिन लगातार इसको बनाए रखने में मुश्किल ये आएगी कि अगर दिल्ली का कोटा बढ़ाया जाए तो बाकी आसपास के राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कटौती उन्हीं में से तेल इन्हीं तिलों में से निकलना है। लिहाजा ऐसे में दूसरे राज्यों के लिए कटौती की जा सकती है। हम इतने ऑक्सीजन के उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और शुक्रिया जताया और राजधानी को रोजाना इतनी ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। हालांकि केजरीवाल सरकार की इस मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड का भी जिक्र किया है। केंद्र ने कहा कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि अगर कोरोना के मामलों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी महामारी की तीसरी लहर आना बाकी है। पूरे देश में ऑक्सीजन एक तलाश की यात्रा जारी है। मरीज के तीमारदार प्लांट से लेकर सेंटर तक भटकने को मजबूर हैं। अस्पताल वाले ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। तो कैसे हल होगा ऑक्सीजन का ये संकट? ऐसे में जरूरी है कि ऑक्सीजन के लिए एक सिस्टम खड़ा हो। हर अस्पताल ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे और ये रास्ता उन्हें डीआरडीओ से सीखना होगा। श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन हासिल करने की जो जद्दोजहद चल रही है उसमें रफ्तार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से 500 प्लांट्स का ऑक्सीजन प्लांट्स का लक्ष्य रखा गया समूचे देश में, डीआरडीओ की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि जो तेजस फाइटर विमान में जो इस्तेमाल हो रहे थे उसके जरिए जो ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हुए हैं, मुश्किल से चंद दिनों का समय लगा है। मैं अगर ये समझना चाहूं कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो 500 प्लांट सेटअप हो रहे हैं पीएम केयर्स फंड से, उनमें पहला प्लांट आज चालू यहाँ पर होने वाला है। इसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए ये एक कंप्रेसर है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करके एयर ड्रायर में भेजा जाता है। एयर ड्रायर से ऑक्सीजन मतलब एयर ड्रायर से एयर टैंक में जाती है। वो जो आप देख रहे हैं वो एयर टैंक है, उसमें जाती है। एयर टैंक से ऑक्सीजन से एयर उन वाले टैंक्स में जाती है जहाँ पे कि प्रेशर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। यहाँ पे अंदर सीव्स हैं जियोलाइट मटेरियल की, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन बचती है।
तो वो ऑक्सीजन पीछे जो इसके पीछे जो टैंक है ऑक्सीजन वाला, वो उस टैंक में चली जाती है। तो जिस टाइम पे एक टैंक से ऑक्सीजन इसमें जा रही है, उसमें उस टैंक की नाइट्रोजन खाली करी जाती है और दूसरा वाला टैंक टेक ओवर कर लेता है। इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी सीव्स है, इससे ऑक्सीजन इसमें जाना शुरू कर देती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो पेशेंट को सप्लाई करी जा सकती है। डायरेक्टली ये पाइपलाइन से इनसे, हाँ, इन पाइपलाइन से ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई करी जाएगी। और या फिर आप चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार। उस वक्त अगर आप पे पेशेंट नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। इससे लगभग जो फ्लो रेट है वो 1000 लीटर पर मिनट है। तो टिपिकली अगर एक पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट चाहिए तो 200 पेशेंट के लिए पूरी हो जाती है। बाकी हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कई बार पेशेंट को नहीं भी चाहिए होता है। तो टोटल 1000 लीटर पर मिनट आपकी ऑक्सीजन इसी जगह पर डेवलप हो सकती है इस प्लांट के जरिए। कुल 5 आप लोगों ने टारगेट किया था दिल्ली में, और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बातचीत की थी और 7वां दिन मैं यहाँ पर खड़ी। हाँ श्वेता, 1 हफ्ते पहले हमने बात करी थी। प्लांट पूरा रेडी है, बस फाइनल जो लाइन कनेक्शंस वगैरह थोड़े से बचे हैं। आरएमएल में भी शुरू हो जाएगी और बाकी 3 प्लांट भी जल्दी ही विद इन अ वीक हमें उम्मीद है कि सेटअप कर लिए जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 500 प्लांट विद इन 3 मंथ्स में भी हर महीने 1/3 प्लांट के तरह से लगते चले जाएंगे। और दिल्ली में कहाँ पर है? एम्स में है, एम्स में है, आरएमएल में है, लेडी हार्डिंग में है, सफदरजंग में है और एम्स झज्जर में है। तो अगर हम कहते हैं कि कोरोना का वेव गुजर जाता है, उसके बावजूद अपने अस्पताल के भीतर एक इस तरह का प्लांट होना क्या फायदा देता है? देखिए, कोरोना के वेव के अलावा भी पहली बात तो दूसरी ऐसी जरूरतें फिर आ सकती हैं पेशेंट्स को, जबकि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा कई बार जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एटलीस्ट हर अस्पताल के पास जहाँ पे लगेंगे, अपने अंदर अस्पताल के अंदर कैंपस में ऑक्सीजन जनरेशन का सिस्टम है, तो वो उससे पेशेंट्स की डेथ नहीं होगी और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती रहेगी। ये क्या स्ट्रक्चर है? इससे ये पूरी पाइपलाइन है जिसके जरिए ऑक्सीजन आगे जाएगी। ये पाइपलाइन ही है। तो यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को अगर हम देखें, और देखिए कितनी तेजी से ये काम चल रहा है, क्योंकि दिन रात एक करके बस सांसों की जद्दोजहद, किसी को उसका सामना न करना पड़े, देश में किसी को ऐसी तकलीफ न हो। अदालतों की तरफ से भले ही ये बात उठ रही हो और बार बार जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी बात कर दी जाए, तो डीआरडीओ जो है वो जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को हमेशा अपने अनुसंधान से, अपने रिसर्च से सपोर्ट करता है, अब देश की सेवा में इस तरीके से आप लोग लगे हैं। टारगेट हासिल करना मतलब 3 महीने आपने दिए हैं, लेकिन आप लोग कोशिश तो यही कर रहे होंगे कि आप उससे पहले, पूरी कोशिश है उससे पहले कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, आर्मी, जहां उनकी जरूरत हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में किसी में, वो लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। पूरा देश इस काम के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है। और आप लोग जैसे भी देख रहे हैं, ये सब रियलिटी में देश को मिलने वाला है और मिल रहा है। लक्ष्य 10 तारीख का था, लेकिन आज ही इस ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है। ऑक्सीजन पेशेंट्स तक, क्रिटिकल पेशेंट्स तक सही समय से पहुंच जाए, उसके क्षेत्र में ये जो प्लांट है और इस तरह के जो प्लांट्स हैं, वो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, मील का पत्थर साबित होने वाले हैं कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। ऑक्सीजन से प्लांट से लेकर अस्पताल तक और घर तक ये यात्रा लाखों लाख जिंदगियों को सांस दे रही है। लेकिन ऑक्सीजन का ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया, न देखा गया। आज आपको लिए चलते हैं देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट की चेन तक। वहां देखा जा सकता है कि चुनौती के माहौल में प्लांट में कैसे लगातार काम चल रहा है ताकि सांसें टूटने न पाए। कोरोना की दूसरी लहर में जब उखड़ती सांसों से देश जूझ रहा है, तब इस आपदा से लड़ने की सबसे बड़ी चुनौती जहां पर आई है, उनमें से एक जगह यह है इंडियन ऑक्सीजन यानी आइनॉक्स। आइनॉक्स भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैस उत्पादक है। इसके करीब 45 प्लांट्स पूरे देश में हैं। देश के लगभग हर एक राज्य में आइनॉक्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। आज तक संवाददाता तनुश्री पांडे कोरोना के इस मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर के आइनॉक्स प्लांट पहुंची थी, ताकि आइनॉक्स की मौजूदा चुनौती
देश के सामने रख सके। आइनॉक्स का दावा है कि इन दिनों आइनॉक्स अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रहा है। अभी हम लोग डिजाइन प्रोडक्शन से लगभग 15 to 20% ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जितने भी प्रोडक्शन पहले हम लोग का प्रोडक्शन था लॉक्स, एलएमओ, लीन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन, लेकिन पूरा प्रोडक्शन को कट करके हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। विनीत त्यागी मोदी नगर के इस आइनॉक्स प्लांट के मैनेजर हैं। मोदी नगर का ये प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। विनीत त्यागी अपने परिवार में आई कोविड की चुनौती के बावजूद आइनॉक्स में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का जिम्मा संभाल रहे हैं। He is fighting, and I know that my sister is a fighter. She will definitely come out of that situation. But lots of other families are also under crisis. I can't let them down because my family is in a panic situation this time. कोरोना काल में आइनॉक्स में काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई है, लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग करने वाले पंकज सिंह की बातों से इसका एहसास होता है। पंकज साहब कहते हैं कि कई बार वो ऐन मौकों पर ही ऑक्सीजन का ट्रक अस्पतालों तक पहुंचा सके, जिससे मरीजों की जान बची। बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसी गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, अगर मैं 5 मिनट भी अगर लेट होता तो वहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी होती। ऐसा एम्स में भी हुआ कई बार, कई हॉस्पिटलों में, ऑलमोस्ट सब हॉस्पिटलों में ऐसा हो रहा है कि हम बिल्कुल एट द टाइम ऑफ मूवमेंट पे पहुंचते हैं कि जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। पंकज पिछले 1 महीने से अपने परिवार से दूर है। कोरोना का संकट जब से आया है, तब से पंकज ही नहीं, आइनॉक्स के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए यही स्थिति है, चाहे वो आइनॉक्स के किसी भी डिवीजन में हो। सिर्फ मोदी नगर का प्लांट ही नहीं, आइनॉक्स के सारे प्लांट्स में इसी तरह दिन रात एक एक कर इन दिनों प्रोडक्शन हो रहा है। कोविड-19 में हम दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं, हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूँ। क्राइसिस फुलफिल करने के लिए हम लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं, प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उनके रिलेटिव्स भी एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी ये समस्या को हम हावी नहीं होने दिया। हम लोग कुछ भी करके ये सिचुएशन को, ये ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं रोकेंगे। हम लोग ये युद्ध में हमारा नेशन के साथ है, हमारा भारतवासियों के साथ है। हम रात दिन नहीं सो करके भी, घर परिवार से नहीं मिलकर भी हम हर हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। आइनॉक्स ने हाल ही में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया है, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता को तैयार होने में कुछ साल लग जाएंगे। फिलहाल तो मौजूदा क्षमता में ही केवल इंसानी जज्बे के आधार पर देश की ऑक्सीजन जरूरत को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक वर्कर से लेकर एक ट्रक ड्राइवर तक आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट में सभी लोग 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी इंसान की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना हो पाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी लगातार कोविड ट्रीटमेंट में एक सक्सेस स्टोरी बना रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले महीनों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जरूरत पड़ेगी। और जो इस वक्त पे देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिकल ऑक्सीजन का, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, केंद्रीय और राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मोदी नगर उत्तर प्रदेश में मैं तनुश्री पांडे, आज तक के लिए। देश में इस वक्त चल रहे सबसे भयानक ऑक्सीजन संकट ने 9 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी प्लांट्स में ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी है। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में अब मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। बोकारो के प्लांट से लेकर रांची तक के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स तक से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। झारखंड में ये बोकारो का स्टील प्लांट है, लेकिन जब देश को मेडिकल ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत आ खड़ी हुई है, तो अब ये एक तरह से मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट बन गया है। करीब 20 टन हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बाकी 800 टन हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है स्टील मेकिंग के लिए लिक्विड है, लेकिन अभी जो देश के हालात हो गए हैं, हमने अपना गैस प्रोडक्शन को कम करते हुए
लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप किया है ताकि हम लोग जहां जहां ऑक्सीजन का डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो अभी आज की डेट में हम लोग जो है 20 टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है। बोकारो स्टील प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन की 2 यूनिट्स लगी हैं। एक है कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट जो कोविड की दूसरी लहर से पहले आमतौर पर इंडस्ट्रियल जरूरत को पूरा करता था, और दूसरा है आइनॉक्स का ऑक्सीजन प्लांट। मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए अब दोनों ही प्लांट्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। इस वक्त दोनों प्लांट्स को मिलाकर लगभग 150 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना हो रहा है, जबकि दूसरी लहर का कहर शुरू होने से पहले यानी अप्रैल की शुरुआत में यहाँ 100 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन ही रोजाना बनती थी। इमरजेंसी में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जितना भी डिमांड आ रहा है पूरे देश से, जहां से डिमांड आ रहा है उसका हम जो गाड़ी जो आ रहा है उसको हम भर करके समय पर भेज दे रहे हैं। हम लोग यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, अपना फुल 100% देते हैं। अभी जितना भी ट्रक आते हैं, जितना डिमांड होता है, हम लोग रेडी रहते हैं पहले से सब कुछ कि जब आए उसको डिले ना हो और उसको फुल फिलअप करके भेज देते हैं। ऑक्सीजन देश मांग रहा है और हम लोग अपना जी जान लगा देंगे कि पूरे देश को ऑक्सीजन मिलता रहे, कंटिन्यूअस सप्लाई होता रहे। जहाँ जिनको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा दिया जा रहा है और हम लोग को अच्छा लग रहा है। देश में आदमी सबका जान बच जाए तो बहुत अच्छा बात है। बोकारो स्टील प्लांट में बनने वाली मेडिकल ऑक्सीजन झारखंड की अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भेजी जा रही है। झारखंड लगभग 680 टन रोज के हिसाब से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ की खुद की जरूरत जो राज्य की है वो 80 टन की है और कोरोना के खिलाफ जंग में ऑक्सीजन का योगदान जो है अहम हो गया है। देश भर में देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की किस तरह से जरूरत है, किस तरह से दरकार है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए झारखंड आगे बढ़ा है और उन लोगों का भी काफी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, जो रात दिन इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। रिफिलिंग प्लांट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, बोकारो से लेकर रांची तक और जमशेदपुर तक, जिस तरह से यहाँ के लोग लगे हुए हैं, ऑक्सीजन इंडस्ट्री से लगे लोग जुड़े हुए हैं और काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी योगदान कम नहीं आंका जा सकता है। जिस तरह बोकारो के स्टील प्लांट में दिन रात मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जा रही है, उसी तरह रांची के इन जैसे ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर भी 24 घंटे दिन दुना रात चौगुना काम तेज कर चुके हैं। देखिए ये रिफिलिंग हो रहा है, ये सिलेंडर्स जो है ये सदर हॉस्पिटल में जाएगा। ये सारा जो है, देखिए ये सदर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है, 500 बेडेड कोविड हॉस्पिटल जो है, वहाँ के लिए इसको फील किया जा रहा है। ये देखिए MICU में इसका इस्तेमाल होगा, उसके लिए जो है इसको फील किया जा रहा है। हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं। रोजा का महीना है, कोई घर नहीं जा रहा, हम लोग भी घर नहीं जा पा रहे हैं। 24 घंटा हम लोग लगे हुए हैं, किसी तरह पब्लिक का जान बच जाए। जी। आपने रोजा रखा है? जी रोजा रखा। तो यहाँ फिर भी आप डटे हुए हैं? जी। कितने देर रहते हैं यहाँ फैक्ट्री में? यहाँ पे अभी तो 8-10 घंटा रहे। देश भर के डॉक्टर, नर्स जैसे कोरोना वॉरियर्स अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं, तो मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर उसकी रिफिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने वालों के सामने भी कोरोना काल से जूझने की चुनौती है। सांसों को उखड़ने से बचाने को वो अपना फर्ज मानकर चल रहे हैं। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। दूसरी लहर पर जैसी बेफिक्री थी, वो बेफिक्री हम तीसरी लहर में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब खतरा सीधे बच्चों पर है। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसके पीछे कई तर्क भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई है। इसीलिए हम सबको, सरकार को, सिस्टम को तैयार रहना होगा। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों का क्या होगा, जिन पर तीसरी लहर की चपेट में आने का बड़ा खतरा बताया गया है और जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जब कोर्ट ने सरकार से कहा कि अभी तो दूसरी लहर का कहर चल रहा है और तीसरी लहर सामने दिख रही है, लेकिन अभी हम इसी पर अटके हैं कि क्या होना चाहिए, जबकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल जा नहीं सकते, इसलिए अभी से तैयारी करनी होगी। वैज्ञानिक प्लान बनाना होगा, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सोचना होगा।
बच्चों के लिए अभी कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है और आने वाले दिनों में उन पर खतरे की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वायरस जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग एज ग्रुप को निशाना बना रहा है। 2020 की पहली लहर में अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोग और सीनियर सिटीजन्स संक्रमण का शिकार हुए थे, तो 2021 की दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया। इसलिए अब तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। इसमें भी तीसरी लहर को लेकर कई आशंकाएं ऐसी हैं जिनमें 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए हैं, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही गई है। इसलिए महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की तैयारी भी चल रही है। हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए हैं। मुंबई में न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले अलग कोविड वार्ड बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में जो कोर कमेटी है हमारी या टास्क फोर्स है, मिस्टर संजय ओक के माध्यम अध्यक्षता में, वे हमारे को मार्गदर्शन करते आई है। ये स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है और केंद्र शासन में आईसीएमआर हो या केंद्र शासन के जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है उनका जो भी पीडियाट्रिक खास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए किस तरह की तैयारी करना जरूरी है, उनका जो भी मार्गदर्शन रहेगा, टास्क फोर्स का रहे या तो केंद्र शासन का रहे, हम उसका अनुपालन करेंगे। दूसरी लहर के बीच हर जगह ऐसी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं कि तीसरी लहर कब आएगी और कैसे किसको निशाना बनाएगी। इसमें बच्चों को लेकर डर इस बात से भी है। थर्ड वेव में एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अब सिर्फ 18 से कम वाले लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे और उन बच्चों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बहुत अलग होते हैं। उनके लिए हमें पीडियाट्रिशियन चाहिए होते हैं। तो हमें अभी से तैयारी करनी है कि अगर थर्ड वेव में बच्चों पर ये इफेक्ट आता है या असर होता है तो उसके लिए हम फिर से शॉर्ट चार्ज ना रह जाएं। जैसे फर्स्ट वेव में पीपी किट्स और मास्क नहीं मिल रहे थे, अब सेकेंड वेव में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऐसा ना हो कि थर्ड वेव में हम ये सारी चीज़ें तो इकट्ठी करके रख लें जो फिजिकल चीज़ें हैं, बट पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक नर्सेज और वो सारे डॉक्टर्स ही ना मिलें जो बच्चों का इलाज कर सकें। देश में 45 साल से ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसलिए कोरोना की आने वाली लहर में अब उन्हें बड़ा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और इसमें सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। जब तक 18 साल से कम उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, और इसीलिए तीसरी लहर के बारे में बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। They have to be very much vigilant. They should not consider that they are fit enough. They are not going to get the virus. So they have to isolate from. Should not go to the crowded places and should not go to the closed places. लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है? क्या ऐसी कोई वैक्सीन बनाई जा रही है? अगर वैक्सीन पाइपलाइन में है तो कितना इंतजार करना होगा? ये सवाल अब सबके दिमाग में चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बार सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो 90 दिनों के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। इसके लिए कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भी दे चुकी है, जिसे जल्द ही ट्रायल की मंजूरी भी मिल सकती है। अब देश के सामने बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण के बड़े खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे समय रहते सभी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दूसरी लहर में जो हाल हो रहा है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। और अब तो बच्चों की बात है। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ
आज तक ब्यूरो।